सरकार का ध्यान तो अपनी पब्लिसिटी पे रहता है। मोदी जी ऐसा कोई वाकया ढूंढते हैं कि रोज़ मैं बढ़िया कपड़े पहन लूँ, अपनी दाढ़ी को संवार कर भाषण दूँ और बड़ी बड़ी बातें करूँ। देश में भुक्कड़ लोगों की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि सरकार ने उनकी गिनती छोड़ दी है। सरकार कहती है इस तरफ ध्यान ही मत दो। ये कि जो सरकार का विरोध करता है वो जो है लोकतंत्र में इन्हें लगता है कि ये हमारा विरोधी नहीं है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश है और मोदी जी देश के राजा हैं, तो इसलिए जो राजा का विरोध करे, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है, वो जो है देश का विरोध करता है और इसीलिए वो जो है देशद्रोही है, वो देशभक्त नहीं है। और ऐसे लोगों को जो है आप नक्सलवादी कहो, माओवादी कहो या आतंकवादी कहो। जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, लेकिन ये जो है ये ऐसे मूर्ख हैं, ये छाछ को भी जो है कहेंगे कि दूध से जल गए थे तो छाछ को भी गर्म करके पी लो। आज के समय में सरकार की राहत का, सरकार के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मोदी साहब इस बात को भूल गए हैं। उनको G20 की याद आ रही है, उनको और जगह की बात याद आ रही है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की याद आ रही है, लेकिन उस गरीब की याद नहीं आ रही। भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है, भारत की ड्रामा पार्टी है। ये जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या जो और जो ड्रामेबाज ग्रुप होते हैं, उनसे इन्होंने बड़ी अच्छी सीख ले रखी है कि जो सपने आप पूरे ना कर सको उनको जो है मान लो। दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब है। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन इनके जो कटाक्ष होते हैं वो बड़े मशहूर होते हैं। ट्विटर पर बड़ा ट्रेंड करते हैं ये कटाक्ष इनके, और ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबका एक साथ क्लास लेते रहते हैं। नहीं, हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं इनको। ये इनके बोलने का स्टाइल ऐसा है कि जो कहते हैं ना, घाव करें गंभीर, इस तरीके के इनके तीर होते हैं। देखने में छोटे लगे लेकिन घाव करें गंभीर। बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है आपका रविंदर जी। रविंदर जी, एक बात बताइए, मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले, 1 2 3 महीने 4 महीने पहले एक अनाउंसमेंट किया था कि पूरे देश को, जो भी एक करीब 80 करोड़ की आबादी को 1 किलो चावल, यानी वो फ्री में राशन देंगे। उसमें चना भी शामिल कर लिया था उन्होंने, और उसके लिए बाकायदा एम्फेसिस करके कहा था, और चने भी छठ तक उनको देना थे। और उसके बाद भी लेकिन वो कहीं स्कीम नज़र ही नहीं आई। अब वो क्या करेंगे? जो उन्होंने 80 करोड़ आदमी को देने कहा था, या तो वो भूख मर रहे हैं या इनके पास है नहीं। और ऐसे झूठे वादे क्यों करते हैं आखिर, ये तो बता दीजिए। एक से एक वादा कर लेते हैं, ये एक से एक चीज़ कह देते हैं जो आखिर में चल के निकलती मालूम हुई है कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो ये क्यों आखिर इनकी पॉलिसी का क्या, क्यों करते हैं ऐसा? ही मई में मोदी जी ने बड़ी ज़ोर शोर से अनाउंस किया था कि हम देश के हर उस आदमी को जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसे 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना देंगे ताकि वो अपना पेट पाल सके। और यह उन्होंने कहा था कि यह सुविधा जो है सारे देश के भुक्कड़ लोगों को छठ की पूजा के दिन तक दी जाएगी। अब छठ पूरी ख़त्म हो गई, छठ की पूजा ख़त्म हो गई। अब जो है सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि छठ के अगले दिन जो है हिंदुस्तान का जो गरीब आदमी है, जो भूखा आदमी है, जिसके पास कोई खाने के लिए वस्तु नहीं है, वो क्या करेगा। तो 85 करोड़ लोग 138 करोड़ लोगों के देश में आज के समय में सरकार की राहत का, सरकार के अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मोदी साहब इस बात को भूल गए हैं। उनको G20 की याद आ रही है, उनको और जगह की बात याद आ रही है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की याद आ रही है, लेकिन उस गरीब की याद नहीं आ रही। और ये गरीब का हक जो है मोदी जी को देना चाहिए था, क्योंकि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो कि खाद्य सुरक्षा कानून जो मनमोहन सिंह की सरकार लाई थी, उसमें प्रोविज़न किया गया था कि देश में सरकार ने जब उस समय चुना था तो ये पाया था कि 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। अब जब 24 मार्च को हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन लग गया, तो वो गरीब लोगों को जो है ना खाने के लिए चीज़ें थी, ना घर जाने के लिए साधन थे, और उनके रोज़गार छिन गए थे। तो एक तरह से अब जो है फूड प्रोग्राम जो है, जो UNO का है, जिसको कहते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम, उसमें उन्होंने कहा है कि 15 करोड़ लोग इस समय पूरी दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास 2 जून का खाना नहीं है, उनके पास जीवन में रहने के लिए
कोई सुविधा नहीं है, कोई घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। और यूएनडीपी का जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने अभी एक बड़ी अजीब सी बात कही कि उन्होंने दुनिया के जो सबसे गरीब ज़िले हैं वो चुने, और दुनिया का सबसे गरीब ज़िला कहाँ का निकला? वो हिंदुस्तान का निकला। किस प्रदेश? हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का। अच्छा। मध्य प्रदेश में एक अलीराजपुर एक ज़िला है जो कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से लगता है। वो ज़िला दुनिया का सबसे गरीब ज़िला माना गया। और गरीब ज़िला क्यों माना गया? वहाँ ये माना गया कि 76.5% लोग जो थे जनवरी 2019 में गरीबी की रेखा के नीचे थे, गरीबी की रेखा के नीचे थे। और गरीबी की रेखा के नीचे होने की वजह से ये थी कि वहाँ पर जितने भी घने जंगल थे उनको हिंदुस्तान की सरकारों ने गिरा दिया, काट दिया। अभी आपने देखा होगा रोजगार चलता होगा, रोजी रोटी आदिवासी आदमी का तो वहाँ जो है, देखिए आप 76% तो गरीब आदिवासी थे, 4% जो थे अनुसूचित जाति के लोग थे और 9% अन्य जाति के लोग थे। तो जिस ज़िले में 91% लोग जो है जंगल पे निर्भर हों और वहाँ के जंगल गायब हो जाएं। जैसे मध्य प्रदेश के बाद से पहले जब छोटे बच्चे थे तब हम पढ़ते थे देश में 40% जो है देश में वन है, वन क्षेत्र है, जंगल है। अब जो है मध्य प्रदेश में ही कुल जो है 25% वन क्षेत्र है। और अभी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश के 80% जंगलों को काटा जाएगा और उन सबका अधिकार जो है अडानी को दिया जाएगा। यानी कि अडानी के लिए जंगल जरूरी है, आदिवासी के लिए जंगल जरूरी नहीं है। और इसकी वजह ये हुई कि आप देखेंगे कि देश में भुक्कड़ लोगों की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि सरकार ने उनकी गिनती छोड़ दी है। सरकार कहती है इस तरफ ध्यान ही मत दो, क्योंकि इस तरफ ध्यान दोगे। बेसिकली सरकार ध्यान किस तरफ दे रही है? सरकार का ध्यान तो अपनी पब्लिसिटी पे रहता है। मोदी जी ऐसा कोई वाकया ढूंढते हैं कि रोज़ मैं बढ़िया कपड़े पहन लूँ, अपनी दाढ़ी को संवार कर भाषण दूँ और बड़ी बड़ी बातें करूँ। और फेंकने में कुछ नहीं लगता, क्योंकि अगर 1000 लोग भूखे मर रहे हैं, या मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि जिस जगह पर जो है गौ मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी, जब वहाँ 21 गाय ढूंढी गई कि ऐसी गाय ढूंढो 21 गाय जिसको कि हम जो है चला रहे हैं और वो स्वस्थ गाय हों, ताकि उनके साथ मंत्रियों की और मंत्रिमंडल की फ़ोटो खींच सके। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सिर्फ जो है 11 गाय निकली। अब सरकार ने तय किया है कि बाहर से 10 गाय किसी और की ले आओ, और उस अभ्यारण्य में, जिसे गाय अभ्यारण्य बोलते हैं, जैसे शेर अभ्यारण्य होता है सेंचुरी, तो काऊ सेंचुरी में 21 गाय नहीं निकल पाई। और 21 गाय कब से नहीं निकल पाई? 4 साल से वो चल रहा है कार्यक्रम। 4 साल से चल, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन 21 गाय हम स्वस्थ नहीं रख पाए। और यही हाल देखेंगे कि आप हिंदुस्तान में हर जगह। भाई वहाँ तो बीजेपी की पिछले 15 साल से सरकार है। अब पिछले 15 साल से सरकार है, तो पिछले 15 साल की तो हम ये दास्तान बता रहे हैं कि पूरे जंगल गायब हो गए। अभी मैं पढ़ रहा था कि उज्जैन जिला एक ऐसा है जिसमें 1% जो है जंगल नहीं बचे। पूरे मध्य प्रदेश में जंगलों का सफाया किसे कर दिया? जो जंगल माफिया है। जंगल माफिया का कब्जा है, और जंगल माफिया का कब्जा है और अधिकार किसके नहीं है? वो कहेंगे कि अधिकार आदिवासियों के नहीं है। फिर वो आदिवासी जो होते हैं वो अपना संघर्ष करते हैं, तो उनको कहते हैं ये जो है माओवादी हो गए हैं, ये नक्सलाइट हो गए हैं, इनके लिए ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेस भेजो। और ज़्यादा फोर्स भेजने के बाद जो है वो किसी को भी मार देते हैं और कहते हैं कि मारने के बाद कि हमने फलाने आतंकवादियों को, नक्सलाइटों को मारा। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से, जैसे आप मध्य प्रदेश में आई, जैसे कि और जगह चल रही है, और हिंदुस्तान की जो दिल्ली में सरकार 2014 से आई, तो देखिए सरकार के पास जो कोई जो है नीति निर्देशक नियम नहीं है, कानून नहीं है, प्रोग्राम नहीं है कि हमें क्या करना है। भाई एक बात नक्सलाइट की आपने की, नक्सलाइट तो हर जगह घुसे हुए हैं। अब जो अर्बन नक्सलाइट आ गए हैं, उनमें बुद्धिजीवी आ गए। जो विरोध करे उसको आप पहले क्या करेंगे? कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकार की एक पॉलिसी होती है कि अगर आप किसी को मारेंगे तो आपको लोग कहेंगे भाई क्यों मार रहे हो। हाँ जी। तो एक पुराना एक अंग्रेजी का एक तरीका है कि आप गिव ए डॉग बैड नेम, कि कुत्ते को पहले बुरा नाम दो। कहो जी ये कुत्ता बड़ा खुकार है, ये पागल हो गया है, ये हर एक को काटता है।
सब 2-4 लोग कहेंगे हाँ जी कल मुझे भी काटा था, परसों उस गली में काटा था। कुत्तों के ऊपर जो है पूरा देश जो है इकट्ठा हो जाएगा और फिर 2-4 कुत्ते मिलेंगे, उनको आप जो है फांसी पे लटका दो, मार दो, गोली मार दो, उनको इंजेक्शन लगा दो जहर का, तो कहो जी हमने कुत्तों की समस्या को ख़त्म कर दिया। तो यही है सरकार करती है कि जो सरकार का विरोध करता है वो जो है लोकतंत्र में लगता है कि हमारा विरोधी नहीं है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश है और मोदी जी देश के राजा हैं, तो इसलिए जो राजा का विरोध करे, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है, वो जो है देश का विरोध करता है और इसीलिए वो जो है देशद्रोही है, वो देशभक्त नहीं है। और ऐसे लोगों को जो है आप नक्सलवादी कहो, माओवादी कहो या आतंकवादी कहो और उन्हें बंद कर दो। अच्छा एक बात बताइए, बड़े बड़े बयान देते हैं भाजपा के बड़े शीर्ष नेता जैसे फडणवीस चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और अब कई जगह एक्टिव भी हैं महाराष्ट्र के। उन्होंने कह दिया कि कराची एक दुकान थी, कराची जैसे दिल्ली में है, हाँ कराची स्वीट, कराची स्वीट दिल्ली में कराची हलवा भी बिकता है, कराची बेकरी में है, तो वहाँ पे कराची स्वीट से एक दुकान थी। जी हाँ जी हाँ, उसको जाके नाम बदलवा दिया उसका। तो उन्होंने जब उस पर ऑब्जेक्शन किया, शिवसेना ने भी ऑब्जेक्शन किया, तो उन्होंने कहा हम तो कराची को भी जीत लेंगे किसी। बिल्कुल 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 हम जीत सकते हैं, हम विश्व गुरु तो जब भी बनेंगे। तो ये इतना झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ नहीं है, इनके मन में कुछ ख्यालात होते हैं, जैसे कहते हैं अखंड हिंदुस्तान। हाँ, अखंड हिंदुस्तान की एक फोटो जो है, अखंड नहीं हिंदुस्तानी भारत, नहीं अखंड भारत कह लो। हाँ। अखंड भारत की वो फोटो लगा लेंगे, उसके आगे भारत माता को खड़ा कर देंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में मुझे सुनता हूँ, जब मैं अडवाणी जी को सुनता था तो बेचारे बोल ही नहीं पाते, तो हिंदुस्तान कहा करते थे वो तो इसलिए क्योंकि वो जो थे ना, आप उनका वो समझिए, वो सिंधी थे। अच्छा, तो सिंधी में जो हिंदुस्तान नहीं बोलते, हिंदुस्तान बोलते हैं, तो इसलिए वो अपनी भाषा में वो डायलेक्टिक में बोलते थे। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है कि भाई डॉक्टर राममनोहर लोहिया भी कहते थे कि भारत पाकिस्तान संयुक्त हो जाए, और वो उस समय कहते थे जब बांग्लादेश नहीं बना था, तो संयुक्त तो उसके लिए उन्होंने जो है भारत पाकिस्तान मैत्री संघ की स्थापना की। बिल्कुल बिल्कुल। अब इन्होंने जो अखंड भारत की जो इनकी कल्पना है, उसमें आप देखेंगे तो पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा, उसमें आप देखेंगे तो बांग्लादेश भी शामिल हो जाएगा, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो जाएगा, उसमें बर्मा भी शामिल हो जाएगा। अच्छा, बर्मा भी है। नेपाल तो बचा, नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है ना पहले। अच्छा। तो इसलिए नेपाल को हम नहीं लेते, और नेपाल ही एक ऐसा इस भारतीय महाद्वीप में देश है जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा, हमेशा वो आज़ाद रहा, उसकी एक हिस्ट्री यूनिक है। तो उस स्थिति में आप देखिए कि अगर अखंड हिंदुस्तान हो गया या अखंड भारत बन गया तो वहाँ की पॉपुलेशन भी हिंदुस्तान में आ जाएगी। तो हमारे अभी यहाँ जो है ये 22 करोड़ लोग मानते हैं, मुसलमान कहते हैं कि 22 करोड़ हिंदुस्तान में हमें दुखी कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जो बांग्लादेश की मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन है, जो म्यांमार की पॉपुलेशन है, तो ये 92 करोड़ लोग हिंदुस्तान की ज़मीन में जुड़ जाएंगे। अच्छा, और 92 करोड़ लोग आने का मतलब है कि आपने 70 करोड़ लोग एक्स्ट्रा आ गए, एक्स्ट्रा बुला लिए। तो देश में जो है 200 करोड़ लोग जो है बन जाएंगे, और 200 करोड़ का जब हिंदुस्तान या भारत होगा तो उसमें 92 करोड़ लोग तो मुसलमान होंगे। 92 करोड़ मुसलमान होंगे। तो ये जो झगड़ा है कि हिंदू और मुसलमान का जो इनका प्रिय विषय है, उसमें अपनी मात खा जाएंगे, क्योंकि मात ये खा जाएंगे कि उसमें बौद्धिस्ट भी हैं, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में क्रिश्चियन भी हैं, उसमें जो है सिख भी हैं, पारसी भी हैं। हाँ। और ये सारे धर्म के लोग अगर मिल जाएंगे तो हिंदू तो माइनॉरिटी में आ जाएगा, फिर जरूर इनका नारा वो कामयाब हो जाएगा कि भारत में हिंदू जो है खतरे में। तो हिंदू जो है खतरे में आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति चमकाने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। तो फिर वोट कहाँ से लाएंगे? वोट कहाँ से लाएंगे? हो जाएंगे तो अल्पसंख्यक की जो राजनीति अभी ओवैसी से करा रहे हैं, तो पता चलेगा कि मोहन भागवत जी वो वाली पॉलिसी करने लगेंगे। अच्छा, कि ओवैसी से जो ओवैसी की जो भूमिका इस समय, वो मोहन भागवत हो जाएंगे। अच्छा। और हिंदुस्तान एक अखंड देश बन जाएगा, और हमारी पॉपुलेशन में दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी। दिमाग से नहीं, कहीं और से सोचते हैं। नहीं, ये सोचते नहीं है। अगर आदमी सोचने लगे तो बच्चा भी सोचता है। आप देखेंगे छोटा बच्चा सोचता है, वो अपनी हर सीख से, बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद कुछ नहीं होता, वो दुनिया में आने के बाद चीज़ों को जो अपने परखता है, आंखों से देखता है कि भाई ये चीज़ गर्म है, आग जल जाएगा। तो बच्चे के बारे में कहते हैं कि अगर वो एक बार जल जाएगा तो दोबारा उस आग के करीब नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाता। जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। लेकिन ये जो है ये ऐसे मूर्ख हैं, ये छाछ को भी जो है कहेंगे कि दूध से जल गए थे तो छाछ को भी गर्म करके पी लो और गर्म करके पी लेंगे, अब हम छाछ को भी फूक फूक मार के पी रहे हैं। नहीं, मतलब
कुछ भी कह दें और कुछ भी हो ना हो, क्योंकि ये तो अखंड भारत के तो हम कई सालों से, बरसों से सुनते आ रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसे सपने दे देते हैं, जैसे ये कहते हैं ना कि हम जो है सतयुग आएगा। हाँ, एक आप सड़क पे लिखा हुआ है कई जगह देखते हुए, सतयुग आएगा, गुरुजी कह रहे हैं। हाँ, गुरु जी जय गुरुदेव, सतयुग आएगा। हाँ, टाट के कपड़े, टाट वाले जो बाबा थे मथुरा में, जिन्होंने जमीन हथिया ली, तो उन्होंने बार बार ये कहते थे सतयुग आएगा। तो आप अतीत की बातें अगर करेंगे तो उससे लोगों को आप समझा सकते हैं। किसी आदमी को कहो कि सारे तू भीख मांग रहा है, रिक्शा चला रहा है, तेरा बाप जो था वो जागीरदार था, तेरा बाप जो था नवाब था, तेरा बाप जो था चक्रवर्ती सम्राट था, तो बड़ा खुश होगा, साला मेरी दिन तो खराब है लेकिन मेरे खानदान तो अच्छा है। लेकिन अतीत में जो पीढ़ी रहती है वो कभी तरक्की नहीं करती। आपका मैनिफेस्टो होना चाहिए कि जापान का बच्चा सोचता है कि हम चांद पर जाकर बस्ती बसाएंगे, चीन कहता है मंगल पर कब्जा करेंगे, हमारे हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि हम जो है मथुरा पे कब्जा कर लेंगे, हम जो है काशी पे कब्जा कर लेंगे। भाई काशी पे तुम क्या कब्जा कर लोगे? काशी हिंदुस्तान के अंदर है, मथुरा हिंदुस्तान के अंदर है, वहाँ तुम्हारा कब्जा है। लेकिन ये क्या करते हैं कि मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक राजा था, उसने एक हलफ उठाया कि मैं जो है बूंदी के किले पे जब तक झंडा नहीं फहरा लूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। अब वो छोटी छोटी रियासतें थी राजस्थान में, तो वो झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू हुआ, सेना लड़ी, उस राजा की सेना को उन्होंने भगा दिया। अब भगा दिया तो सेना लुट पिट के वापस आ गई। सेनापति ने कहा जी सेना को दोबारा मजबूत बनाते हैं, फिर दोबारा हमला करेंगे। लेकिन रानी बोली राजा जी तो जब तक मर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा मैं अन्न जल जब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक बूंदी के किले पे मैं जो है अपना झंडा नहीं फहरा देता। तो उन्होंने, वजीरों ने कहा सोचो कुछ करो। तो उन्होंने क्या किया, नकली जो है बूंदी का किला बनाया। अब बूंदी के किले पे जो कहा महाराज को कि महाराज ये लिखा है देखो बूंदी का किला, इस पर आपको जो है हमला करना है। राजा जी गए, तलवार लेके 2 सिपाही उन्होंने खड़े कर रखे थे, उनको यूँ मारा और उसके बाद जो उन्होंने कहा अपना झंडा गाड़ दिया, बूंदी का किले का झंडा हटा के। अब बोले देखो हमने अपना झंडा गाड़ दिया। बोले महाराज की जय हो, महाराज जीत गए। महाराज ने रात को अच्छा खाना खाया और सो गए। तो ये लोग जो है बड़े मकसद की जगह नहीं, छोटी छोटी इमारतों, छोटी छोटी जगह पे करते हैं। जैसे मोदी जी का आपको याद होगा, चुनाव से पहले 2013 में उन्होंने कहा मैं लाल किले पे भाषण दूंगा। हाँ। तो लाल किले पे तो प्रधानमंत्री का भाषण होता है। तो आपको याद होगा एक जगह उन्होंने एक जो है नकली जो है सेट लगाया और उस पर लाल किले का पूरा पोस्टर बना दिया। दिल्ली में नहीं, पुरानी दिल्ली में नहीं था, ये गुजरात में ही था। अच्छा, मोदी जी जो भी काम करते थे गुजरात में करते थे। तो गुजरात के पाटन के एक स्कूल में गए, वहाँ उन्होंने जो है एक स्टेज सजाया जिसपे पूरा जो है लाल किला बना हुआ था और मोदी जी ने जैसे दीवार भी बनी हुई थी पूरा। और जैसे ही मनमोहन सिंह का भाषण लाल किले में खत्म हुआ, उसके आधे घंटे बाद मोदी जी ने जो है एक अपना भाषण दे दिया। तो ये जो ड्रामा पार्टी है भारत की, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारत की ड्रामा पार्टी है। ये जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या जो और जो ड्रामेबाज ग्रुप होते हैं, उनसे इन्होंने बड़ी अच्छी सीख ले रखी है कि जो सपने आप पूरे ना कर सको उनको जो है मान लेते हैं। जैसे हम जैसे गणित के टीचर होते हैं ना, गणित जब हम पढ़ते थे तो मास्टर जी कहते थे x मतलब 25 या x मीन केला। तो हम उसका मान लो, प्रिजम्पशन कि प्रज्यूम कर लिया। तो ये प्रज्यूम करके ही अपने दिमाग में जो है ऐसी शतरंज सी बिछाते हैं कि जिसमें ये प्रूव कर देते हैं कि हम जीत गए और सामने वाला हार गया। और ये कहते हैं भारत माता की जय, हमारा हिंदुस्तान जिंदा रहे, मोदी जी जिंदाबाद, और मोदी 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 करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस तरीके से बताया कि अब कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने ज़िले भारत के भूख से हैं, कितने बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं। वो चिंता नहीं है, चिंता है हिंदुत्व की, अखंड भारत की, तमाम चीज़ों की, तमाम लव जिहाद की। लव जिहाद कहाँ हो रहा है कि ये कहीं नहीं पता। खुद जो इनका जो सेल है महिला आयोग, उसको पता नहीं है कि लव जिहाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या चीज़ है। इसी के साथ हम आपसे लेते वादा, अगले में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।